जब भी उसकी शादी होती तो सुहाग रात वाली रात को उसका पति उसे तलाक दे देता। वो उसके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे उसके घर ले जाकर छोड़ देता। जब वो अपने माँ बाप से इसकी वजह पूछती तो वह उसे कुछ भी नहीं बताते। उसकी माँ कहती कि मुझे तो यह सब बताते हुए भी शर्म आती है कि तूने सुहाग रात वाले दिन अपने पति के साथ जो किया उससे उसकी हालत खराब हो गई और बस इसी वजह से उसने तुझे तलाक दे दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने यह नोटिस किया था कि वो जब भी तलाक के बाद घर आती तो उसका भाई उसे हल्दी वाला दूध पिला देता और उसके बाद उसे गहरी नींद आ जाती। इसीलिए इस बार जब उसके भाई ने उसे दूध पीने को दिया तो उसने उसे फेंक दिया और चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। फिर तो यह देखकर उसके रोंगटे ही खड़े हो गए कि उसके भाई ने उसके साथ उसका पति उसके पास बैठा हुआ उसे बड़े ही अरमानों से देख रहा था। वो खूबसूरत दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी थी और उसे अपनी तरफ यूं देखते हुए अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी। वो इस इंतजार में थी कि शायद अभी उसका पति उसे कुछ कहेगा, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे जब उन्हें बहुत देर हो गई तो उसने अपनी पलकें उठाकर धीरे से अपने पति की तरफ देखा तो उसको खुद में खोया हुआ पाया। उससे रहा ना गया, इसीलिए आखिरकार वो बोल ही पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरह से इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। उसके पति की नज़रें अभी भी उसके ऊपर ही जमी हुई थीं। फिर वह एकदम से बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो सरिता। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसका पति उसकी तारीफ करने में लगा हुआ था तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, सरिता, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे यह लड़की दिलो जान से पसंद है। वो बहुत खुश हो गई कि चलो मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम सिर्फ 2 महीने के बाद ही हमारी शादी हो चुकी है। मगर यह 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो लगता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। सरिता, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं और इसीलिए मैं आज अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा हूँ। इसके बाद उसके पति ने तुरंत ही उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और फिर अपनी जेब से एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी निकाल कर उसकी उंगली में पहना दी, जिसे देखकर उसकी आंखों में उसके पति का प्यार चमकने लगा। इसके बाद उसके पति के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वह अचानक ही उठकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर के इंतज़ार के बाद ही उसके पति कमरे में वापस आए और उससे कहने लगे कि मैं तो तुम्हें यहाँ की स्पेशल रबड़ी खिलाना ही भूल गया। और फिर उन्होंने उसे अपने हाथों से रबड़ी को खिलाया, जिसके बाद उसे अजीब सी मदहोशी छाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने होश खो बैठी और जब उसे होश आया तो वो अपने मायके के बेडरूम में थी। अपने आप को अपने कमरे में देखकर उसकी तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो अपने घर कैसे आ गई। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो उसका कमरा खाली था। वो दौड़ती हुई तुरंत ही हॉल से नीचे गई, जहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और उसका भाई भी सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। उसके पापा भी व्हील चेयर पर थे और वह भी बहुत परेशान लग रहे थे। उसने तुरंत ही नीचे पहुंचकर अपनी माँ से पूछना शुरू किया कि माँ, मैं यहाँ कैसे आ गई। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उनसे बार बार पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन और कब लेकर आया और मेरा पति कहाँ पर है। इस सवाल के बदले में उसकी माँ ने उसके सामने कुछ कागज़ों को रख दिया और जब उसने उन्हें पलट कर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह तलाक के कागज़ थे जो सरिता के पति ने उसे दिया था। वो अपनी माँ से बार बार चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, लेकिन उसकी माँ सिर्फ आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर रही थी। उसने अपने भाई से भी ना जाने कितनी बार चीख चीख कर यह बात पूछी
कि उसके पति ने उसे तलाक क्यों दिया, तो उसका भाई कहने लगा कि मैं इस बात को अपने मुंह से नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें अब इस सब को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेना होगा। उसे उन लोगों की बातें जरा भी समझ में नहीं आ रही थी। सरिता अपने पापा की गोद में सर रख कर रोने लगी। उसके पापा जो कि पहले से ही अपाहिज थे, दरअसल उन्हें कुछ सालों पहले पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर पर आ गए और तब से वह ना तो बोल पाते हैं और ना ही चल फिर पाते हैं। वह सिर्फ उनसे इशारे में ही बात करते हैं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और उनके आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसने खुद को थोड़ी हिम्मत दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसके पापा की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाए। सरिता जब अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर गया है तो उसने कोई ना कोई तो वजह ज़रूर आपको बताई होगी, आप मुझे क्यों नहीं बताती। उसकी इस बात पर उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसकी माँ उसे वहाँ सबके सामने नहीं बता सकती थी। उसकी माँ उसे कहने लगी कि तूने अपने पति के साथ आज ऐसा क्या किया। उसे उनकी इस बात से कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। उसके बाद उसकी माँ कहने लगी कि आज तो तेरी सुहागरात थी ना। उसने कहा हाँ। तो उसकी माँ कहने लगी तो क्यों तू मुझसे ऐसी बात कहलवा रही है जिससे मुझे शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन तूने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया है कि जिससे वह बेचारा बेहाल हो गया और उसने तुझे तलाक दे दिया। वह इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सका और हम लोग भी उसकी यह बात सुनकर उसे कुछ ना कह सके, बल्कि बार बार उसे सिर्फ समझाते रहे कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वह तो अपने आगे मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर उस वक्त तू भी बेहोश थी, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। यह सब सोचकर सरिता का खुद का दिमाग फटने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। सरिता के पति ने सरिता को तलाक दे दिया, जबकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो सिर्फ वहाँ तक याद था जब उसका पति उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहा था और उसने उसे अंगूठी पहनाई थी। उसके बाद का तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी माँ कहने लगी, देख बेटी, अब इस बात को भूल जा और इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। वही तेरे लिए भी अच्छा होगा और इस परिवार के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा की तबीयत पर इस बात का कोई गहरा असर पड़े। थोड़ी देर के बाद उसका भाई कमरे में आया और वह कहने लगा कि तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। यह लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाया हूँ, तुम इसे पी लो। उसके बाद उसके भाई ने उसे अपने हाथों से हल्दी वाला दूध पिला दिया। उसके बाद उसे नींद आने लगी और वो चुपचाप लेटकर सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसके घर के सारे मेहमान जा चुके थे। उसे अपने नौकरों की कानाफूसी की बातों से यह सुनाई दिया कि उसके रिश्तेदार उसके बारे में ना जाने कैसी कैसी अनगढ़ बातें कर रहे थे कि उसने ना जाने अपने पति के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह बेचारा पहली रात को ही बर्दाश्त ना कर सका। और इसके अलावा ना जाने कैसी कैसी ओछी बातें वह लोग उसके लिए कर रहे थे, जिसे सुनकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी गिरी हुई हरकत वो कैसे कर सकती है। अगले दिन वो जब सुबह उठी तो उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगी, सरिता, तुम अपना दिल छोटा मत करो, सब्र रखो। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा हमसफ़र ढूंढेंगे जो सच्चा हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। यह सब बातें कहने के बाद उसकी माँ उसके कमरे से चली गई और वो एक बार फिर से रोने लगी। यह दुख इतना बड़ा था जो उससे किसी भी तरह से सहन नहीं हो रहा था। वो पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रोती रहती, अपने पति की पुरानी व्हाट्सएप चैट्स को खोलकर बार बार पढ़ती। उसने इतने दिनों में ना जाने कितनी बार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और यह कहा था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और एक बार जो वो उसकी हो गई तो वह
फिर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर ऐसी बातें करने वाला इंसान उसे पहली रात को ही हमेशा के लिए छोड़कर क्यों चला गया? उसने उसके साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया? उसने उसे कुछ भी कहने सुनने का एक मौका तक नहीं दिया। उसके दिल में यह बात उठने लगी कि कहीं वह धोखेबाज तो नहीं। यह सोचकर उसके दिल में उसके लिए नफरत सी जगने लगी। इधर उसकी माँ उसका यह हाल देखकर बहुत परेशान थी। वह उससे बार बार कहती थी कि सरिता, कब तक तुम घर में यूं ही बैठी रहोगी? बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को इस कमरे में कैद मत करो। तुम्हारी यह हालत देखकर तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन उनकी बातों का तो जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगी। वह हर वक्त उसे समझाती रहती, उससे कहती कि उसका पति इस काबिल था ही नहीं जो वो उसकी पत्नी बनती। फिर एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, मेरी बात मानो और अपने अतीत को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। क्या तुम सारी जिंदगी इस रूप को अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? उस दिन सरिता इतना रोई कि उसने अपने दिल से अपने पति राजीव के हर ख्याल को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। उसकी माँ उसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने उसे फिर से एक लड़के की फ़ोटो दिखाई तो उसने उन्हें रजामंदी दे दी। माँ ने लड़के वालों को घर बुला लिया और फिर सरिता और विवेक की मुलाकात करवाई। विवेक एक अच्छा लड़का था। वह उससे कहने लगा कि मुझे पता है कि आपकी पहली शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि किसी लड़की के लिए उसकी शादी टूटना एक बहुत ही बड़ा सदमा होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं उस सदमे से आपको निकालने में पूरी मदद करूंगा, क्योंकि मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगा कि आप अपने सारे गमों को भूल जाएंगी। विवेक की बातें सुनकर उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। सरिता ने अपनी माँ से कहा कि मैं विवेक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार वो मंगनी नहीं करना चाहती थी। वो सीधे शादी ही कर लेना चाहती थी और इसीलिए सरिता की माँ और उसके भाई ने उसकी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी। और 2 हफ्ते के बाद ही वह दिन भी आ गया जब सरिता और विवेक की शादी हो चुकी थी। वो अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार शादी की रात को लेकर उसके मन में पहले से ही बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि अभी तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि उसने अपनी पहली शादी की पहली सुहाग रात वाले दिन अपने पति के साथ ऐसा क्या किया था जो उसने कहा कि वह बेहाल हो गया। वो विवेक के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह उसके पास आया और उसका घूंघट उठाकर कहने लगा, सरिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसके बाद उसने उसे एक प्यारा सा गुलाब का फूल उपहार में दिया, जिसे लेकर वो बहुत खुश हुई। वह उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे ही यह गुलाब का फूल महक रहा है, ठीक इसकी खुशबू की तरह ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी को महका दूंगा। विवेक की बात सुनकर उसने उस गुलाब के फूल को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में थामा और उसे सूंघ लिया। और फिर न जाने आगे क्या हुआ, उसे कुछ भी पता नहीं चला। और जब इस बार भी उसे होश आया तो वो एक बार फिर से अपने कमरे में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो नीचे हॉल में गई तो उसकी माँ फूट फूट कर उसे देखकर रोने लगी और उन्होंने एक बार फिर से सरिता को उसके तलाक के कागज़ दिखा दिए। वो तो टूटकर बिखर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ कर रोने लगी कि उसकी माँ उसकी चीख से हिल गई। वह उसे सीने से लगाकर कहने लगी, सरिता, आखिर तुम ऐसा क्या करती हो अपने पति के साथ कि वह तुझे तलाक देकर चला जाता है? उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी उसकी माँ और उसका भाई उसे कमरे में ले आए। उसका भाई उसे हल्दी वाला दूध पिलाने लगा। उसने बहुत मना किया, पर वह कहने लगा कि इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और फिर उन्होंने उसे ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया और दूध पीते ही उसे एक बार फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब वो देर से उठी और नीचे हॉल में गई तो उसे घर के नौकर बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अब उसने खुद को अपने कमरे तक ही रख लिया था। वो हर वक्त अपने आप में ही गुम रहती, किसी से मिलती जुलती नहीं। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और कहने लगी कि आखिर तुम कितने दिन तक ऐसे ही रहोगी? मैं और तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं। तुम कब बाहर आओगी? हमारे साथ मिलो, बैठो, बातें करो।
मगर तुमने तो हमसे बिल्कुल दूरी ही बना ली। उसने अपनी माँ से गले लगकर कहा कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो तुम्हें ठुकरा रहा है वह तुझे नहीं, अपनी किस्मत पर लात मार रहा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक बार फिर से सरिता की माँ ने सरिता की तीसरी शादी करवाई और सुहाग रात वाले दिन उसका पति, जो पहले उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, अचानक ही उसके पास एक फ़ोन आया और फिर उसने उसे दूध पीने को कहा और फिर से उसके साथ वही हुआ जो अब तक होता आया था। उसके पति ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से उसने फ़ैसला लिया कि वह एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो उसके साथ ऐसा बर्ताव करे। इस सब से सरिता ने अब यह फ़ैसला कर लिया था कि वो अब ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करने वाली है। लेकिन सरिता की माँ मानने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि वह अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जीवन जिए, लेकिन उसने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उसके नसीब में शायद यह सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर उसकी माँ ने उसे समझाकर जैसे तैसे चौथी शादी के लिए मना लिया। उसकी माँ कहने लगी कि इस बार मैंने तेरे लिए जो लड़का ढूंढा है वह बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, मेरी बात मान, वह तुझे बहुत खुश रखेगा और कभी भी तेरा दिल नहीं दुखाएगा। इस बार सरिता ने मजबूरी में हाँ कर दी थी और बस उसके हाँ करने की देर थी कि चटपट उसकी शादी हो गई। शादी से पहले उसने उस लड़के की सिर्फ फ़ोटो ही देखी थी। उसकी माँ ने कहा भी कि तुम चाहो तो उन लोगों से मिल सकती हो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि इस बार भी बात तलाक पर आकर ही ख़त्म हो जाएगी। सरिता की शादी हो गई थी और वो अपने चौथे पति की सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह कब आए और कब उसे उसके घर छोड़ आए और उसकी माँ उसे फिर से तलाक के कागज़ दिखाए। जब सुरेश कमरे में आए तो उसे कहने लगे, सरिता, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे 3 तलाक क्यों हुए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। अपने पति की यह बात सुनकर उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे 3 तलाक क्यों हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूँगी कि तुम उससे बेहाल हो जाओगे और फिर मुझे बेहोशी की हालत में मेरे घर छोड़ आओगे और तलाक के कागज़ भी मेरे घर वालों को दे आओगे। इतने में तभी सुरेश के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वह उठकर बाहर चला गया। वो धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी ही देर में सुरेश अंदर आया और कहने लगा कि यह सब क्या है सरिता, तुम्हारी माँ ने एक आदमी को भेजा है और वह आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, इसके बदले में मुझे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आखिर तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करवा रही है? और उसने मुझे यह भी कहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में यह दवा मिलाकर पिला दूं ताकि तुम बेहोश हो जाओ और फिर तुम्हें तलाक के कागज़ों के साथ घर छोड़ दूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुरेश की यह बात सुनकर तो वो दंग रह गई थी। उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसका मतलब अभी तक उसके जो भी तलाक होते रहे वो उसकी खुद की माँ ही करवा रही थी, लेकिन क्यों और किस लिए? उसकी ज़िंदगी खराब करके उसकी माँ को क्या मिल रहा था? अब तो उसे भी इस सवाल का जवाब चाहिए था। अभी वो इस सोच में डूबी ही हुई थी कि तभी सुरेश उसके पास आए और कहने लगे, देखो सरिता, मैं अपनी बीवी, जो कि मेरे घर की इज्जत है, उसे सिर्फ पैसों के लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि यह बात मेरी गैरत के खिलाफ है। वो तो उस वक्त बुरी तरह से सदमे में थी और हैरानी से अपने पति का चेहरा देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ऐसे भी आदमी होते हैं जो अपनी बात पर टिके रहें? क्योंकि इससे पहले उसके बाकी के जो 3 पति थे, शायद उसकी माँ ने उन्हें भी पैसे दिए थे और इसीलिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया और सरिता को तलाक दे दिया। लेकिन उसने भी सुरेश को आजमाने के लिए यूं ही बनते हुए कहा कि हाथ आए पैसों को तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? इतनी बड़ी रकम तो तुम्हें सालों तक मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाएगी। इतने सारे पैसे आराम से बैठे बिठाए मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर सुरेश गुस्से में कहने लगा, सरिता, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? पैसों की खातिर मैं अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता। इज्जत सब कुछ होती है और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ, ना कि इस तरह का पैसा। सुरेश उससे बोले, क्या तुम्हें
यह सब पहले से ही पता था, जो तुम भी अपनी माँ का ही साथ दे रही हो। उनकी यह बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने उन्हें गले से लगा लिया। उसने सुरेश से कहा, मैं सच कहती हूँ, मुझे तो आज तक यह पता ही नहीं था कि मेरे पतियों ने मुझे तलाक क्यों दिया, क्योंकि हर बार जब भी सरिता को होश आता तो वो अपने घर पर होती और उसकी माँ ही उसे उसके तलाक के कागज़ दिखाती और उसकी माँ उससे कहती कि उसने अपने पतियों के साथ कुछ ऐसा किया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन उसे आज तक कभी याद ही नहीं आया कि उसने आखिर उनके साथ ऐसा क्या किया कि उन्होंने सरिता को तलाक दे दिया। और तो और उसे यह नहीं समझ आ रहा कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब वो यह सब जान कर ही रहेगी और इस सब में उसे सुरेश का साथ चाहिए। उसने सुरेश से कहा, आपको जैसा मेरी माँ के भेजे हुए उस आदमी ने कहा है, आप ठीक वैसा ही करिए ताकि आज इस सच से पर्दा उठ सके। सुरेश ने उसकी बात मान ली और वह उसे गोद में उठाकर उसके माँ बाप के घर ले गए। वो अभी भी इस तरह का नाटक कर रही थी जैसे कि सुरेश ने वह दवा उसे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दी हो और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। जब वो घर पहुंची तो सुरेश ने उसे पहले सोफे पर लिटा दिया। उसकी माँ उस वक्त बहुत खुश थी। उन्होंने सुरेश को दूसरी तरफ ले जाकर ना जाने क्या कहा। उसके बाद सुरेश ने उसे उसके कमरे में जाकर लिटा दिया। अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले एक नर्स आई। उसने उसका चेकअप किया और फिर वह बोली कि अरे, इसको तो फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की तो किसी भी लड़के को अपने पास बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसीलिए इसको इस तरह के दौरे पड़ते हैं। आप लोग इसकी शादी बार बार करते ही क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि यह किसी दिन अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। क्या जब यह खुद के साथ कुछ कर बैठेगी तभी आपको सुकून मिलेगा? तभी थोड़ी देर के बाद एक वकील वहां आ गया। वकील के सामने उसकी माँ ने नर्स की कही हुई सारी बातें फिर से दोहरानी शुरू कर दी। सरिता के पापा व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन वह बार बार कुछ इशारे कर से कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां खड़ा कोई भी शख्स उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। नर्स ने भी वही सारी बातें वकील को बताए और वकील के सामने फिर सुरेश को लाया गया। सुरेश ने कहा कि वकील साहब, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तभी मुझ पर सरिता ने हमले करने शुरू कर दिए। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। सरिता तलाक मांगने लगी। इतना कहने के बाद सुरेश ने सांस ली और फिर वह बोले, वकील साहब, यह सब कहने के लिए मेरी सास ने और मेरी पत्नी के भाई ने मुझसे कहा है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। यह सब इन दोनों की ही साजिश है। सुरेश की बात सुनकर वो भी एकदम से उठकर बैठ गई और उसने वकील साहब से कहा कि हाँ वकील साहब, यह लोग मेरे बारे में जो भी कह रहे हैं वह सब झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरिता के पहले भी जो 3 तलाक हुए हैं वह उसकी माँ ने ही करवाए हैं। यह लोग ना जाने क्यों उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहे थे। उसकी बात सुनकर वकील साहब बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि आपके साथ बार बार यह सब क्यों हो रहा था। दरअसल इसकी असली वजह यह है क्योंकि सरिता की माँ उसकी सगी माँ नहीं है, बल्कि वकील साहब के मुंह से यह बात सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वकील साहब ने कहा कि दरअसल तुम्हारे दादाजी ने सारी जायदाद उस वक्त तुम्हारे नाम कर दी जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के देहांत के बाद दूसरी शादी की थी, क्योंकि शायद तुम्हारे दादाजी को यह समझ में आ चुका था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद के चक्कर में ही तुम्हारे पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की है ताकि वह इस पूरी जायदाद को हड़प सके। और इसी वजह से उन्होंने अपनी वसीयत में यह लिख दिया कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बसता तब तक यह जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती। इसीलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ यह खेल खेला। अगर तुम्हारी शादी सही तरीके से हो जाती और तुम्हारा घर बस जाता तो यह सारा पैसा तुम्हारे नाम पर अपने आप आ जाता। तभी सरिता के पति उस आदमी को पकड़कर वहाँ ले आए जो उसकी माँ का वह संदेश लेकर उनके घर पर गया। उसने भी वकील साहब के सामने सब कुछ कबूल कर लिया कि किस तरह से सरिता की
की मां ने सरिता के पहले के तीनों पतियों को 50 लाख रुपयों का लालच देकर उनसे झूठी गवाही दिलवाई थी कि वो दिमागी तौर पर बीमार है और उसका तलाक करवा दिया ताकि यह साबित हो जाए कि वो घर बसाने के काबिल नहीं, और फिर यह जायदाद अपने आप ही सौतेले भाई के नाम पर ट्रांसफर हो जाती क्योंकि उसका तो कभी घर बस ही नहीं पाता। सारी सच्चाई जानने के बाद वो हक्का बक्का थी, यानी कि जिस माँ को सरिता ने जिंदगी भर विश्वास किया वह तो उसकी माँ थी ही नहीं, बल्कि वह तो उसे दिमागी मरीज बनाने पर तुली हुई थी। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपका बहुत सम्मान किया था, आपने पापा को भी धोखा दिया। तभी उसकी माँ के साथ मिला हुआ वह आदमी कहने लगा कि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज आपके पिता की जो हालत है वह आपकी माँ ने ही की है। इस जायदाद के लालच में इन्होंने ही अपने पति को खाने में ऐसी दवाई मिलाकर दी ताकि यह पैरालाइज का शिकार हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए, क्योंकि अगर आपके पिता सही सलामत रहते तो यह आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। अब उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि उसके पापा रोते रोते इशारों में क्या कहना चाह रहे थे। सरिता ने अपने भाई की तरफ देखा, उसने कहा कि माँ तो माँ, तुम भी ऐसे ही निकले भाई। हम चारों लोग इस घर में हंसी खुशी मिलजुल कर रह सकते थे, आखिर ऐसा भी क्या जायदाद का लालच? तुम ही बताओ, क्या कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें और माँ को किसी भी चीज़ की कमी होने दी हो, या कभी मैंने तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया हो कि तुम लोगों को मुझसे किसी चीज़ के लिए गुहार लगानी पड़ रही हो? उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ और भाई फूट फूट कर रोने लगे, उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब वो उनके झूठे आंसुओं में नहीं फंसने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ जो भी किया था उसके लिए वो भले ही उन्हें माफ़ कर देती, लेकिन उन्होंने उसके पिता के साथ जो किया था उसे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने तुरंत ही पुलिस को बुलाकर उन दोनों लोगों को पकड़वा दिया। सुरेश की गवाही और उसकी माँ से मिले हुए उस आदमी की गवाही के दम पर सरिता की सौतेली माँ और सौतेले भाई दोनों को ही जेल हो गई। सारी जायदाद सरिता के नाम पर आ चुकी थी। अब वो और उसके पति सुरेश दोनों ही मिलकर उसका बिजनेस देख रहे थे। सुरेश वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, वह उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी वजह से ही वो अपने दुखों से बहुत जल्दी उभर आई थी। इधर उसने अपने पिता का विदेश में इलाज करवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में इसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। सरिता ने सोच लिया था वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक उसकी और उसके पिता की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने उस पर तरस नहीं खाया, उसके पिता की यह हालत कर दी, उन्हें वो भी छोड़ने वाली नहीं थी। किसी ने सच ही कहा है, पैसा बहुत बड़ी आजमाइश होता है जो किसी भी रिश्ते को तार तार करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आजकल कब कौन धोखा दे दे पता नहीं चलता। किसी पर अंधविश्वास ना करें, सतर्क रहें और सावधान रहें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।